वैक्सीन लगी है? कोविशील्ड। दोनों लग गई? हाँ दोनों लग गई। मैं भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ। चलो कोई और टेबल ये इस पे ही रख दो, अभी तो मेकअप करते हुए तो नहीं पी पाएंगे, यहीं रख दो। इससे ज्यादा सुंदर तो राजपाल लग भी नहीं सकते। सवाल मिल गए थे ना? आप फुल तैयारी करके आए हो ना? क्या तैयारी क्या करनी थी? जो मैंने सवाल भेजे थे वो मिल गए थे ना आपको? आंसर सोच के आए हो ना? देखो क्या है, आपको बुलाऊं क्या पहले, मैं बताओ यार जो मर्जी। राजपाल जी सर या राज या पाल या RN यादव, क्या बुलाऊं, जो भी आपको मानो। राजपाल नौरंग यादव। इतना लंबा हर बार बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा तो ना? खाली राजपाल। मैं सर नहीं बुलाऊं चलेगा ना? अरे सर नहीं, सर को आगे पीछे कहीं भी लगा, खाली राजपाल। बाल कटाते हो कहाँ से? नहीं अभी तो बढ़ा रहे हैं। कटवाते थे। नहीं, हेयर कट में कितना पैसा लगता है आपके? गॉसिप सवाल ब्रंच के लास्ट पेज पे जो आता है। प्रियन जी जो हैं, हंगामा जिन्होंने डायरेक्ट किया। प्रियदर्शन जी। प्रियदर्शन उनके लिए तालियां एक बार यार, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। हाँ प्रियन जी बोले राजपाल कम, आई नीड यूर एटलीस्ट 40 डेज। तो मैं ना अकेले में जाके सोचा कि वाह, कि मतलब प्रियन जी ने अगर 40 दिन बुक कराए हैं ना, तो मतलब अब की कांड है मामला। सारे सुपरस्टार्स जो हैं ज़्यादातर, आलिम और आलिम 97 से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं गया आलिम के पास बांद्रा में, मैंने कहा प्रियदर्शन जी की फिल्म करने जा रहा हूँ। आलिम भाई देख लो क्या करना है। आलिम भाई ने 3-4 अपने असिस्टेंट लगा दिए, बिलीव करिए 5-6 घंटे बालों में सब पूरी। जो पैसे का बिल था वो आलिम भाई ने तो हमसे नहीं लिया, लेकिन वो पैसे का बिल जो होता है वो एक छोटी तनख्वाह के बराबर था। मैं गोवा पहुंचा, प्रियन जी स्वामी, मैं गया जी सर। तो उन्होंने मलयाली में बात की, अपना असिस्टेंट बुलाया और पूरा समझा के हमसे, वो बोलता है दादा मेकअप मैन कम ले गया मुझे। ऐसे कटोरा रखा, टप 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 उसने काट दिया, वो चुप चुप के थी। ऐसी और कहानियां सुनाओ चलो। हाँ ऐसी, और ये बढ़िया थी। अच्छा भाई, ये देखो, अच्छा बालों की कहानियां सुनने में मजा आता है। आप मुझे देख के भी बात कर सकते हो, अलाउड है। अच्छा हाँ अलाउड है। ये देखो चुप चुप के तो बड़ा आइकॉनिक रोल है। मतलब यहाँ लोगों को, लगभग सबको वो सीन याद होंगे जब पहले जूते मिलते हैं, फिर कपड़े मिलते हैं, फिर छोटी सी एक टाइड की ऐड भी आती है, ये अच्छा और सस्ता साबुन है, वो सब होता है। वो रोल हमें सीन याद है हम सबको। जब आपको पहली बात पता चलता है कि शायद बोल सकते हैं, तो आपके जब पॉइंट ऑफ व्यू शॉट होता है, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हो। वो जब पहली बार मुझे पता लगता है शाहिद बोलता है। हाँ। तो मुझे प्रियन जी ने बोला कि जो आदमी हर समय साथ रहता है और वो आपको पता लगे कि बोला और आपको पता नहीं था, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं कौन सा रिएक्शन दूं। करेक्ट। तो बोले कि गुस्सा करूं या रोऊं या हंसूं या सरप्राइज हूं, यही प्रियन जी के शब्द थे। लेकिन उस सीन को दोबारा हमने 10 बार अकेले में करने की कोशिश की। कि वो बोला माफ कर दे, शायद बोलता है माफ कर दे, तो वो हंसता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर रोने लगता है। मैंने 10 बार करने के लिए, वो दोबारा मुझसे नहीं हुआ। वो आपने उस टाइम एक टेक में कर लिया? वो एक ही टेक में हो गया था, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया दोबारा कभी। तो जो प्रियदर्शन जी हैं, उनको मैं तो प्रियन जी नहीं बुला सकता हूँ। प्रियदर्शन जी जो हैं वो क्या और टेक्स लेते हैं, ज्यादातर एक ही टेक में होता है? देखिए कैसे होता है उनका प्रोसेस? यार ये प्रियन जी तो एक क्रिएटिविटी के ऐसे वैज्ञानिक लोग हैं। प्रियन जी हो गए और डेविड साहब हो गए, इनका खुद का क्राफ्ट होता है और इनकी खुद की टाइमिंग होती है, इनकी संरचना पूरी इनके अंदर होती है। और ये 17 एक्टरों के भी कॉम्बिनेशन में, सिचुएशन में सबके अलग अलग एक्सप्रेशन निकलवा लेते हैं। इसलिए इनके नाम पे जरूर सबके तालियां बजाओ। बहुत इन लोगों ने नहीं तो क्या, जैसे प्रियदर्शन जी या डेविड जी, क्या सिमिलर प्रोसेस है? क्या कोई बाउंड स्क्रिप्ट होती है कभी? होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या डेविड जी के उसमें भी होती है? बिल्कुल, दोनों के क्राफ्ट अलग अलग हैं। हाँ, तो थोड़ा बताओ ना इनके बारे में। डेविड साहब जी अपने तरीके से, कि उन्होंने हमेशा लॉजिक से कॉमेडी नहीं करवाई। करेक्ट। उनको लगता है कि कॉमेडी जो है वो बगैर लॉजिक के है। और जो शायद पिछले 20 साल से आप उनकी फिल्में देखें, तो उन्होंने हमेशा कॉमेडी और फैमिली और कैरिकेचर तीनों को मिक्स किया है।
प्रियदर्शन जी हैं, क्योंकि कॉमेडी लगभग 10-12 प्रकार की होती है, जैसे 9 रस होते हैं ना, तो वैसे ही स्लैपस्टिक कॉमेडी, रियलिस्टिक कॉमेडी, ग्रे कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी। तो जो प्रियन जी फॉलो करते हैं वो कॉमेडी ऑफ एरर फॉलो करते हैं। Correct. जो शेक्सपियरियन बहुत बड़ी थ्योरी है, लाइक उदाहरण अंगूर फिल्म थी पुरानी। correct. तो कॉमेडी ऑफ एरर में आदमी कितना भी होशियार होना चाहिए लेकिन मूर्ख दिखना चाहिए। सही बात है। तो प्रियन जी कॉमेडी ऑफ एरर का क्राफ्ट तैयार करते हैं और वो कॉमेडी ऑफ कैरिकेचर का क्राफ्ट तैयार करते हैं। तो दोनों का है मनोरंजन, लेकिन दोनों का उनमें स्लैपस्टिक दोनों में होती है। हाँ करेक्ट। लेकिन ये दो अलग कैटेगरी है। दो अलग कैटेगरी। सही बात है। राइट। अब कम इसके बारे में 2-4 घंटे लग जाएंगे। ये नहीं ये समझाओ ना, बताओ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने। कॉमेडी को लोग जो है बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेते हैं कि कॉमेडी के नाम पे लोग हंसते हैं। कॉमेडी में या तो 100 मार्क मिलेगा या 0 मिलेगा। Correct. कोई बीच Extreme का ही होगा। 33%, 40% मार्क कहीं कोई स्थान नहीं है। बॉल आई, सही टाइमिंग है, चौका, और नहीं तो किसी के हाथ में है, यू आर आउट। करेक्ट। लेकिन सीरियस कॉमेडी जो होती है उसमें आपने कुछ भी किया तो कोई बोलते हैं ठीक था, कोई बोलते हैं यार बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही डीप इमोशन था कुछ। लेकिन कॉमेडी में ये कोई नहीं है। अगर कॉमेडी आप देखने गए और आपके सर में दर्द हो गया तो इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं है। और अगर आप सीरियस फिल्म देखने गए और आपका दिमाग फ्रेश हो गया तो उससे बड़ा एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। तो मैं ना कॉमेडी की पूजा करता हूँ ना सीरियस की पूजा करता हूँ। जैसे बोलते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये रस हैं आपके। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट का पुजारी हूँ और एंटरटेनमेंट में रियलिटी नहीं होती है, इल्यूजन ऑफ रियलिटी होता है। करेक्ट। रील इसलिए होती है। ये शुरू हुआ ना इंटरव्यू, तब शुरू हुआ है। तो मैं हमेशा रील को जो है एंटरटेनमेंट के माध्यम से लेता हूं कि अगर आपको एक एंटरटेनमेंट में एक लाइन में एक ब्यूटीफुल बहुत प्यारा सा मीनिंग, हाँ। एक बहुत प्यारी सी कसक अच्छी बात बोली और एक हल्की सी आपके ब्लड सर्कुलेशन में हल्का भी धड़कन हो गई, वो एंटरटेनमेंट की सही आपकी कम्युनिकेशन हो गई। जैसे ह्यूमर के सीन करते हैं तो एक केमिस्ट्री, एक कमराडरी बड़ी जरूरी होती है कि आपने दिया, सामने वाले ने लिया, फिर कुछ दिया। एक खेल चल रहा है, जैसे आपका और शाहिद का है या भूल भुलैया में आपका और अक्षय कुमार का है। ऐसे मतलब अलग अलग फिल्मों में किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है? कि राजपाल यादव के साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ये बात बहुत गंभीरता से बोल। हाँ चलो ठीक है, सॉरी। आप एक बात बताइए, सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है संदेश, इसमें हम कतई गंभीर नहीं, बिल्कुल गंभीर है। निकल गया सच। नहीं बिल्कुल गंभीरता से बोल रहा हूँ कि आप ये बात बताओ, अगर आपको खाना खाना अच्छा ना लगे, आप 4 रोटी खा सकते हो क्या? 1 रोटी यार मन नहीं हो रहा, नहीं खा पाऊंगा। खाना जब आप एंजॉय करते हो तब खाना आप खाते हो कि नहीं खाते हो? और अगर बोले यार वहाँ खाना खाया था लेकिन मजा नहीं आया, लेकिन मैंने थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए खा लिया कुछ, लेकिन मेरा दिल खराब था, ऐसे होता है ना। तो जो आदमी इस दुनिया का एक्टर जो अपने अंदर के एक्टर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, वो दुनिया के किसी भी एक्टर के साथ एंजॉय नहीं कर सकता। बिलीव करो। अभी मैं आ जाऊं, हाँ। मुझे स्कूप बूप वाले ने बुलाया है, हाँ। इतने सम्मान से आप लोगों ने बुलाया, हाँ। आप हमसे मजाक मस्ती कर रहे हैं और इतनी बढ़िया अपन बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आ जाऊं। मैं राजपाल हूँ, इंटरव्यू देना है, बहुत झंडे गाड़ चुका हूँ मैं, अंदर अंदर मेरा मेकअप चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ और इंटरव्यू देना है। अब मैं आया, आप लोगों ने तालियां भेज दी। हाँ। यस सर, बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए। जीवन की जो गंभीरता है उसको आप कैसे समझते हैं? जब इतने बड़े एक्टर आप हो गए हैं तो एक अहंकार तो आ गया होगा राजपाल जी? नहीं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान रहता है। जी जी जी। ये कैसे चलेगा इंटरव्यू? क्योंकि आप एंजॉय नहीं, आप बैठने से पता लग गया कि आपके अंदर कोई एंजॉयमेंट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो हम बोलना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी सब समझ रहे हैं राजपाल जी की बात?
शब्दों से नहीं बताया जा सकता कि एक अभिनेता के अंदर का एक को एक्टर होता है, वही उसको इजी करता है और वही उसको टफ करता है, वही उसको मूर्ख बनाता है और वही उसको स्मार्ट बनाता है। राइट। आपके ऊपर है कि आपके अंदर कौन सा अभिनेता जिंदा है। मेरे अंदर तो पूरा अब एक बार वैसे खेल रहे थे कबड्डी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों में झगड़ा हो गया कैप्तानी को लेके। वो कुछ लड़कों ने चिढ़ा दिया कि कैसे करोगे कैप्टनसी। तो मैंने कहा कि यार तुम कैसे करोगे। बोले मैं एक दो को संभाल सकता हूँ, लंबा चौड़ा हूँ। अच्छा, हट्टा कट्टा था वो। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, कबड्डी तो ताकत से खेली नहीं जाती है, एकदम उसमें तो फुर्ती है। माता जी से हमने पूछा, हमने कहा अम्मा ये लड़के क्या बोलते हैं कि मैं इनके बराबर लंबा नहीं हूँ। हाँ। तो मेरी माँ ने मजाक मुझे गोद लिया था। कौन कहता है मेरा बेटा लंबा नहीं, मेरा बेटा 100 फीट का है। तो उसी दिन से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 फीट का हूँ, बाकी जो ये है बोनस है। ये जो है वो बोनस है। बहुत अच्छा तरीका लाइफ को देखने का। हाँ बिल्कुल। हाइट को लेके, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सवाल है। हाँ। और मुझे नहीं पता एक 5 फुट 3, 5 फुट 2.5 समझे, 5 फुट 2.5 वाले इंसान के लिए जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस हाइट का नहीं हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कितना सेंसिटिव दिखेगा कैमरा पे, नहीं, पर मुझे सवाल तो आपसे पूछना ही है। क्योंकि हर कोई जो यूपी के उस छोटे गांव में पैदा होता है, वो कॉन्फिडेंस से मुलाकात कब हुई। हाँ। और कब ये पता चला कि नहीं यार ये एक एम्बिशन मुझ में है। एम्बिशन से मुलाकात कब हुई? वो कक्षा 3 से, फिर वो कभी 4th में, फिर धीरे धीरे, फिर कभी चुटकुला, फिर कभी वाद विवाद प्रतियोगिता, धीरे धीरे ये स्कूल से जो है, कभी एनुअल फंक्शंस होते हैं, धीरे धीरे इनमें। और गांव में भी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ भी कोई खेल खेलते थे, तो कुछ ऐसे ही खेलते थे तमाशा टाइप, जो मेरी मदर बताती हैं। हाँ। 84 में जब हमने दिमाग में आया कि मुझे जाना है, तो फिर इधर पढ़ाई कर रहा था, क्यों ग्रेजुएशन करना था। और उस समय पैरेलल हमने कोरोनेशन आर्ट थिएटर ज्वाइन किया शाहजहांपुर में। फिर प्रॉपर हमने 2-3 साल पहला नुक्कड़ नाटक, एक अंधेरे के खिलाफ, नहीं बच्चे जो अंधेरा, उस समय बिजली नहीं आती थी, तो एक नुक्कड़ नाटक बनाया। फिर उसका कचहरी में, अलग अलग शाहजहांपुर की गलियों में उसके नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले शुरू किया। स्ट्रीट प्ले शुरू, ठीक है। फिर उसी में एक दीमक नाटक हुआ, तो उसमें पहली बार सूचना कार्यालय में काम करने का मौका मिला। तो मैं 29वें बैच का पास आउट हूँ, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री फ्रॉम शाहजहांपुर। वो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय उसको चलाता है, OCF, ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, जिसमें पूरे अपने देश की सेनाओं के पैराशूट्स और जितने खाने पीने के पहाड़ों से लेके जितने भी आपको बख्तरबंद, सब हमारे यहाँ तैयार होता है। उसका 29वें बैच में मुझे सिलेक्शन हो गया था, तो इसलिए फिर 11वां और 12वां हमने प्राइवेट किया था और फॉर्म भरा था ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में, उसमें मुझे सिलेक्शन मिल गया। वो 2 साल में मुझे रामलीला करने का मौका मिला। और रामलीला में वहाँ के सारे लोग जितने थे, वो रिहर्सल 200-250 लोग, और सब सर्विस पेशा वाले लोग हैं। तो इस रामलीला में कोई आपको एक्टिंग सिखा रहा था या अपने मन से ही जो समझ आ रहा था? नहीं, उसके बाकायदा एक निर्देशक भी होते थे, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स का, प्रॉपर उसमें लगभग 4 महीने। शाहजहांपुर में जो रामलीला मंच है, वो लगभग 1 लाख आदमी उसमें खड़ा हो सकता है, वो परमानेंट बना हुआ है। तो उस ऑडियंस के लिए आप परफॉर्म कर रहे थे वहां पे? एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्कशॉप आई, विभा मिश्रा जी थी, भारत भवन भोपाल से। उन्होंने एक वर्कशॉप की 2 महीने की, और उसमें 2 नाटक करवाए, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बहुत प्यारा नाटक। करेक्ट। उसमें गोवर्धन दास जब उन्होंने हमें दिया, तो उस समय मुझे पूरे जितने 30-35 लड़के लड़कियां थे, वो हमें बधाई दे रहे थे कि भाई बधाई यार, बधाई। तो मैंने किस बात की? तो बोले तुझे मुख्य भूमिका मिली। तो मुझे ये बात सच में, मैंने अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि नाटक में भूमिका मिली, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुख्य भूमिका का स्पेशल। मैं हमेशा, आज भी आपने देखा होगा कि कहीं लेंथ है और कहीं स्ट्रेंथ है। अगर आप एक सीन का भी रोल कर रहे हो और आपके सीन को किसी ने देखा नहीं, तो करने का कोई मतलब नहीं। आपने पूरी मुख्य भूमिका की, आपको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं मिला, तो उस मुख्य भूमिका का कोई मतलब नहीं। सही बात। तो वो सब लोगों ने बधाई दी और वो नाटक तैयार हुआ। राजपाल यादव को खुद नहीं लगता कि यार इतना स्कोप है मुझ में?
लेकिन उतना नहीं करवाते हैं लोग। क्या क्या नहीं, क्या राजपाल यादव को ऐसा कि भाई यूनिडिमेंशनल कैरेक्टर्स होते हैं थोड़े से इफाई में, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो अलग बात है, लेकिन हंगामा में, भागम भाग, मालामाल वीकली, भूल भुलैया, बहुत आइकॉनिक रोल्स हैं। मतलब मेरे और मेरे आसपास के लोग यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, ठीक है? तो आपने आइकॉनिक रोल्स दिए हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। लेंथ नहीं है उन रोल्स में जी हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ है। मालामाल वीकली में तो लेंथ भी है जी। लेकिन जो मैं, मेरी पत्नी और वो वाला राजपाल यादव है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, या जंगल, क्या आप वैसा और काम करना चाहते हो? क्या आपको उसकी एक कमी अभी महसूस? हुआ ही क्या है, वही तो कह रहा हूँ, चाहते हो? आफ्टर 40 तो छोटे भाई, हॉलीवुड में आदमी जवान हुआ होता है, अभिनेता को बहुत जल्दी टाइप कास्ट बनाया जाता है। हाँ वही और हम लोग जब बैठते थे NSD में, तो हम लोग बैठ के बात करते थे कि यार ये अभिनेता बहुत अच्छा है, इसको टाइप कास्ट एक ही जैसे रोल क्यों दे रहा है। जो बात हम दिल्ली में बैठ के पूरी फाइट करूंगा कि टाइप कास्ट ना हो पाए। आपको क्या डर लगता है कि आपको टाइप कास्ट किया जा रहा है? हम तो इससे ऊपर निकल चुके हैं। टाइप कास्ट कर अभिनेता को कोई टाइप कास्ट नहीं कर सकता। एक पॉइंट पे डर था, समझो बात को, हम जो बोल रहे हैं, अभिनेता को कोई टाइप कास्ट नहीं बनाता, अभिनेता स्वयं बनता है। अगर राजपाल यादव या समदीश आज से शुरू करते फिल्में करना, तो एक साल में अगर बहुत आपके आंधी आ जाए फिल्मों की, तो भी आप 7 फिल्मों से ऊपर क्या कर सकते हो, क्योंकि 12 तो महीने हैं ना। सही बात है। एक फिल्म करने 6 फिल्में भी कर लो सर, हर 2 महीने में एक फिल्म कंप्लीट कर रहे हो आप, ये तो होता नहीं है ऐसा। 6 फिल्में एक साल में, मतलब अगले 20 साल में आपको 100 चरित्र करने हैं, और 100 चरित्र तो एक कोने में मिल जाते हैं। अगर शाम को बैठ जाओ, अगर एक मोहल्ले में बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ, तो वहीं से मोटरसाइकिल वाला निकल जाता है, वो भी वहीं से पान वाला भी निकल जाता है, वहीं से सर्विस वाला निकल जाता है, वहीं से फैमिली वाला। आप इतने कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, इतने कैरेक्टर मिल तो जाते आप अपनी हैं। वैरायटी से अभी खुश हो या आपको और वैरायटी चाहिए? वैरायटी हम तो बने वैरायटी के लिए। आपको और वैरायटी चाहिए या आप इतनी वैरायटी में खुश नहीं हो? नहीं, अभी तो हमने बता तो रहा हूँ, अभी तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हॉलीवुड में आदमी 40 साल के बाद जवान होता है, और मैं इतना लालची हूँ, मैं 150 साल तक काम करना चाहता हूँ। तुम्हारा नुकसान बताओ। लाइट में आ जाओ। अपन लोग उम्र के चक्कर में इतना ज्यादा अपन एक दूसरे से समदीश फंस जाते हैं। इतनी लाइफ है, उसमें इतनी जटिलताएं उम्र के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इंग्लैंड वगैरह जाता हूँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के गार्डन में एक आदमी इधर ये लगा, इधर ये लगा, ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। उससे बोला आप ब्रो, ए ब्रो, तो बोला हाउ ओल्ड आर यू मैन, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग 96। बताओ, 96 के लोग वहां पे साइकिलें चला के अपनी प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। तो मतलब आपको इंडिया में फिटनेस का क्रेज कम लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस से ज्यादा उम्र का दबाव ज्यादा लगता है। एक्चुअली हम जीते हैं उम्र के दबाव में, डर डर के, और सब कुछ इकट्ठा करने के रहते कि एक उम्र से पहले इकट्ठा कर लो। उम्र किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, राइट, एवरी डे इज लर्निंग डे, राइट, एंड एवरी डे इज न्यू डे। और जब आप 77 में भी हो जाएं, तो भी 27 के ही लगे। अच्छा बोलते हो यार, आप बहुत सही बोलते हो। नहीं बोलता तो मैं बचपन से अच्छा था, सुना आज आपने। ये इंटरव्यू ठीक लग रहा है आपको? बोर लग रहा है? नहीं, आपको ठीक लग रहा है? आपको मजा आ रहा है या आपको लग रहा है कि क्या उठपटांग सवाल पूछी जा रहा है लड़का? नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। जब तक उत्तर देने की ताकत है तब तक देता रहूंगा, नहीं उसके चल दूंगा। बहुत सही, मतलब एक धमकी दे भी दी और नहीं भी दी। नहीं नहीं, अच्छा लगे स्वीकार कर लो, ना अच्छा लगे निगलेक्ट कर दो। बहुत जीवन में 3 ही चीज है। दो कर रहे हो। ऐसे कर, बोलो बोलो, सॉरी माफ। आप जा रहे हो, हाँ। कोई चीज अच्छी लगी चुरा ली, हाँ। लेकिन नकल करने में अकल होनी चाहिए, राइट। और कोई चीज बुरी लगी नेग्लेक्ट कर दिया, और कोई बहुत बड़ी लगी, बहुत बुरी लगी, तो उसको एक अनुभव मान लिया, बस आगे बढ़ो। सही है, करेक्ट, ये बढ़िया है। लाइफ में पैसा कब आया? वो कौन सी फिल्म थी या कौन सा दौर था जब एकदम लाइफस्टाइल चेंज हुआ होगा ना? जब आपने स्टारडम, जब हंगामा जंगल से एज एन एक्टर एस्टेब्लिश हुआ। हाँ, लेकिन वो जो पैसे की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा पैसा मिला होगा हंगामा के बाद, जब 2 जीरो जुड़ गए होंगे लाइफ में, या 3 या 4, मुझे नहीं पता। लेकिन हंगामा के बाद में अच्छा पैसा मिलने लगा। इसके पीछे भी कुछ तुम्हारा दिमाग कह रहा है। नहीं, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या यार, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। सिगरेट शराब है लाइफ में?
अगर नहीं आंसर करना हो बता देना। जैसे अगर आपने एक दो पैक पिए और एंजॉय किया, नहाया दिन भर, आपने धुआं खाने के बाद अगर आप शौकीन हैं Correct. और आपने 2 पैक बिल्कुल श्रद्धा से पिए तो वो सुरा का काम करती है। और आप घर में गए और बोतल खोली, ठपाठप 10 मारे आपने तो वो मदिरा का काम करती है। और सुरा देव प्रवृत्ति के लोग पीते हैं और मदिरा राक्षस प्रवृत्ति के लोग पीते हैं। आपको राक्षस बनना है या देव बनना है, आप खुद ही डिसाइड करो। मारो आपको ही डिसाइड करना है देव प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति कौन सी है। आप सुरा मान के पी रहे हो कि मदिरा मान के पी रहे हो। बहुत सही आदमी हो यार। अच्छा, अब पता आज चला। समधीश को आज लग रहा है यार ये मैं सोच रहा था क्या क्या इनकी टांग खिंचाई करूंगा, लेकिन यार ये तो हर क्वेश्चन का बड़ा अच्छा उत्तर देता है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? अरे बाप रे। ओ भाई, किसी को सवाल पूछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं कुछ ऑफेंसिव तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ब्रदर, कैसे अगर होगा तुम क्योंकि बता यार आप मुझसे बहुत सीनियर आदमी हो यार, मैं आपको मजाक नहीं अरे उड़ाऊंगा। नहीं, आप कर सकते हो मजाक, मैं कह रहा हूँ करो। लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, वो फिर ओटीटी वेब शो वाला वो तो हम मजाक नहीं। डिसाइड करेंगे ना हेल्दी है कि नहीं है। नहीं तो मारोगे थप्पड़। मार सकते हो, नहीं। अलाउड है। एक थप्पड़ मार दो, वीडियो वायरल हो जाएगी। देखो एक चीज बताऊं, प्लीज। यहीं बैठा रहे, यहीं बैठा रहे। अच्छा बैठ। मारो हमें, मारो, मार दूंगा, लगना नहीं चाहिए, जोर से लग जाएगी। अबे एक्टिंग करनी है बे मुझे। हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कि इंटरव्यू ले रहा है या रेगिंग ले रहा है। बैठ जाऊं? रैगिंग कहाँ ले रहा हूँ मैं? आपने ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में? अरे तुम्हें सब कुछ बोलने का अधिकार है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्या? ठीक है यार ये मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ जिसमें मुझे पता नहीं चल रहा ये इंटरव्यू है या खिंचाई है या क्या रुलाई है या बोल क्या रहा हूँ। हे भगवान, स्कूप बूप अनस्क्रिप्टेड, 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 स्क्रिप्टेड नहीं, अनस्क्रिप्टेड। कोई स्क्रिप्ट थी क्या हमारी? ये भी तो स्क्रिप्ट ही है। अनस्क्रिप्टेड। अच्छे क्वेश्चन पूछो। अभी तक अच्छे नहीं पूछे? नहीं ठीक थे। आप भी फिर अच्छे आंसर दो ना। अच्छा मतलब आंसर अच्छे नहीं थे? ठीक थे। अरे रामू जी के बारे में कुछ बताओ। अरे आपने प्रियन जी और डेविड जी के बारे में तो प्रोसेस अच्छा बताया, आपको एक तरीके से ब्रेक भी दिया। और जो डाइवर्सिटी है ना, मुझे लगता है आरजीवी ने जो आपकी डाइवर्सिटी एक्सप्लोर की है। मैं पहले क्योंकि आप डरना मना है, डरना जरूरी है। अभी देखो जंगल भी देखो। रामू जी के प्रोड्यूसिंग में 17 से 18 फिल्में की हैं। देखिए हमारी जिंदगी में त्रिदेव आ गए, ये राम गोपाल वर्मा जी और प्रियदर्शन जी और डेविड धवन साहब। मैं इनको तीनों को पिछले 20 साल में हमारी जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन ये 3 डायरेक्टरों ने मुझे अभिनेता की श्रेणी में ही हमेशा रखा। करेक्ट। तो आरजीवी के प्रोसेस के बारे में कुछ बताओ। कहाँ सत्या, कहाँ रंगीला, कहाँ कंपनी, कहाँ सरकार, कहाँ पे भूत, दौड़, सब अलग अलग। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे डेडिकेटेड और पैशनेट हैं जो अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी कभी बहुत क्रिटिसाइज होते हैं, कभी कभी बहुत वो। उनके सेट पे माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा, मतलब इम्प्रोवाइजेशन का स्पेस होता है या जो लिखा है वही? बिल्कुल होता है। और रामू जी ने हमें तो हमेशा कि राजपाल ये सीन है और कैसे कर सकते हैं इसको। क्योंकि मुझे उनकी शुरुआत में अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। हाँ। लेकिन उनकी आंखें समझ में आती थी। तो आंखों से जो हमें लाइन बताते थे, वो अंग्रेजी से भले ही हम उसका ना पी पाए, लेकिन हम उनकी आंखों से एक्सप्रेशन तुरंत एब्जॉर्ब कर जाते थे और जो टेक निकलता था ताली मिलती थी वो हमेशा। बहुत सही। इस बात में ताली बजा दो रे। रामू जी ने एक कभी मौका मिले कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती, लड़का लड़की कहानी है, 2003 बनी थी। रामू जी ने वो फिल्म उस समय बनाई जबकि कोई भी 2-4 करोड़ रुपया बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसमें अंतरा माली और आप लीड 4-5 करोड़ रुपया शायद उस फिल्म में लगा था, जो आज का, जब उस समय 15 करोड़ की या 10 करोड़ की बिग, जो आज 100 करोड़ की फिल्में मानी जाती हैं, उसमें 10-11 करोड़ की फिल्म वो लेवल की मानी जाती थी। माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ कि कमाल घटना कि बैठे थे हम लोग हांगकांग के इंटरकॉन्टिनेंटल की छत पे, ठीक है, कंपनी की शूटिंग चल रही थी। सुनने वाला किस्सा है, रामू जी को हमारी लेग पुलिंग की बड़ी आदत। अच्छा। मनीषा कोइराला जी बैठी थी, अजय देवगन साहब बैठे थे, विवेक बैठे थे और अंतरा बैठी थी।
बोले राजपाल अगली बार तो आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे। अब मैं एकदम सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये कौन सी गूगली लेके आए। तो मैंने कहा क्यों सर? और मैं जैसे आप बोलते हो कि यार आप बोलते ठीक हो, तो मैं हमेशा बचपन से मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मुझे उत्तर समझ में आया तो आप कितने भी बड़े आदमी हो, मुझे मेरा उत्तर आपको तुरंत वहीं मिलेगा। ठीक है। मैंने कहा सर क्यों? नहीं अभी जंगल में तुम्हें अवार्ड मिले, पूरा कंट्री और बाहर सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैंने इसमें आपको बहुत छोटे रोल में रख दिया था, तो हो सकता है अगली बार आप इंटरव्यू दें कि रामू जी ने कंपनी में मेरा मिसयूज कर दिया। तो अब मैं बोला कि सर अभी जंगल आपने दी, और आप ही ने ये प्यार तूने क्या किया एक फिल्म आई थी, उसमें क्या किया था आपने? हाँ वो उस जंगल में नेगेटिव रोल, और प्यार तूने क्या किया एकदम फनी, एकदम फनी और छोटा सा। और वो फिल्म फनी नहीं थी, लेकिन आपका रोल फनी था। फनी था, और तीसरी फिल्म मेन लीड में। तो ये हमारे जीवन में कमाल की घटना से, तो हमने कहा रामू जी आपने ही जंगल दी है, आपने ही मुझे प्यार तूने क्या किया दी है, और मुझे मालूम, और आप ही ने कंपनी दी है। हमने कहा सर मुझे ये बात पता है कि आपने छोटा रोल दिया, बड़ा रोल दिया, और जंगल आपने दी, और कंपनी भी आपने दी। करेक्ट। और मुझे पक्का मालूम है कि हमारे लायक कोई लीड फंसेगा तो आप हमें दोगे। सन्नाटा, वहीं पे सब चुप हो गए। अब ये निकल तो गया मुंह से, मैं रात भर सो नहीं पाया कि मैंने कहा कि ये गड़बड़ कर ली मैंने। मामला सीरियस हो गया। ना मनीषा जी ने कुछ बोला, ना फिर ना अजब, सब एकदम सन्नाटा ही हो गया, और बिल्कुल मुझे लगा कि यार मैंने ज्यादा बोल दिया। रात भर सुबह हांगकांग एयरपोर्ट में शूटिंग थी। रामू जी हमें अकेले में ले गए कोने में, बोले राजपाल आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, आई लाइक्ड योर कॉन्फिडेंस एंड गिव मी वन सब्जेक्ट, आई विल मेक वन फिल्म विद यू, और दिस इज माई प्रॉमिस। तब बनी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती। वाह यार। अच्छा ठीक है, फिर आखिर में भूल भुलैया को कोई किस्सा सुना दो, आपका वो जो रोल है। ऐसे कैरेक्टर जो ऑफ बीट कैरेक्टर हो जाते हैं, जैसे अब इसका मीनिंग अगर बताएं आप, एक निहिलिज्म है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक लोगों में जो वेटिंग फॉर गोडो, आपने नाटक सुना है? बिल्कुल। तो वेटिंग फॉर गोडो के इंतजार में सैमुअल बेकेट साहब ने लिखा था। बिल्कुल। तो उस समय ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आदमी यहां से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, कैसी बात करने लगा, तो उनको निहिलिज्म, निराशावादी बातें, कि इतनी दुख हो गया कि अब उसको दुख सहने की आदत भूल गया वो। करेक्ट। तो समझिए खाना खाया आपने जवाब नहीं दे पाया, तब तक पहुंचा दे, तुम वहां गए थे क्या? अच्छा, वो सामने दिखा कि देखो मम्मी जाए, तो मतलब इस बात का, इस लाइन का उससे कोई लेना देना नहीं। तो एक पंडित, जिसने कभी, जो बेचारा छोटा मोटा पंडित जो मतलब अपनी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अचानक सच में उसको भूतनी दिख जाए तो फिर क्या करेगा? वो निहिलिज्म हो गया। तो कहीं बेटी पुष्पा, कहीं ताजमहल, कहाँ जा रहे